नमस्कार। आज की क्लास आपकी सामान्य विज्ञान से संबंधित है। सामान्य विज्ञान से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको व्याख्या सहित हल करने के लिए कल से ही हमने एक सीरीज शुरू की है। उसी क्रम में आज दूसरी क्लास है, तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको हम व्याख्या सहित देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग है। स्वप्रतिरक्षित या इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसमें ध्यान रखिए, हम रोग पढ़ते हैं तो कुछ रोग तो होते हैं संक्रामक। संक्रामक रोग जो हैं वो सूक्ष्म जीवों से होते हैं और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं अलग अलग माध्यम से। अलग अलग माध्यम हो सकता है, भोजन है, जल है या वायु है, इनके माध्यम से ये रोग फैलते हैं या संपर्क से। कुछ रोग होते हैं असंक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। उन्हीं असंक्रामक रोग में आपको एक रोग की श्रेणी मिलेगी, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, इनको समझिए आप आराम से। ध्यान रखिए, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं और रोग फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये कह सकते हैं कवक। इन सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर में रोग यदि हो रहे हैं, इनको कहा जाता है एंटीजन या फिर इन्हें कहा जाता है प्रतिजनी। और रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक नाम और दिया जाता है, वो होता है पैथोजन। और रोगों से संबंधित यदि अध्ययन कर रहे हो तो उसे कहा जाता है पैथोलॉजी। ये बात तो यहाँ की हो गई। अब ये एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर रिएक्शन देता है और क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज हिंदी में कहलाती है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी इन एंटीजेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी शरीर जो है स्वतः अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या बना के, एंटीबॉडीज बना के। और यदि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को खत्म कर देती हैं और रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा केस आप देखते हैं, यदि नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है तो 3 दिन तक आप दवाई ना लें तो 3 दिन बाद भी आपकी सर्दी जुकाम अपने आप ठीक हो जाती है। उसका कारण क्या है, शरीर में जो है विषाणु प्रवेश किए हैं और उनके विरुद्ध में शरीर ने क्या बनाई है, एंटीबॉडीज, और इन विषाणुओं को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन यदि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये एंटीजन हावी हो जाते हैं और फिर उसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उन दवाइयों को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। कवक के विरोध में जो ली जाती हैं वो होती हैं एंटी फंगल। तो ये दवाइयाँ लेके और फिर इन एंटीजन को खत्म किया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो इनको खत्म नहीं कर पाई। ये तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज कायदे से तो किसके विरोध में काम करनी चाहिए, एंटीजन के विरोध में। लेकिन ये कई बार भूलवश शरीर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, अपने स्वस्थ कोशिकाएं, उन कोशिकाओं पे ही अटैक कर देती हैं, यानी पहचान नहीं पाती, बाहर के जनी प्रतिजनी को पहचान नहीं पाती और शरीर की एंटीबॉडीज ने शरीर की कोशिकाओं पे ही अटैक कर दिया। और ऐसा रोग जो होता है वो कहलाता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी स्वप्रतिरक्षित रोग। स्वप्रतिरक्षित रोग यानी खुद का इम्यून सिस्टम शरीर पे अटैक कर रहा है। अब ऐसी कई प्रकार की बीमारी होती हैं, उनमें से एक बीमारी जो फेमस है वो कौन सी है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस वैसे गठिया बाय को कहा जाता है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और जो स्वस्थ जोड़ हैं उन जोड़ों पे अटैक करती हैं, और जोड़ों पे अटैक करने से जोड़ों में दर्द होता है या फिर उनमें विकार आ जाते हैं। तो इसका हिंदी नाम है आमवाती संधि शोथ। या आमवाती संधि, संधि किसे कहा जाता है, अस्थि के जोड़ों को, तो उसमें विकार आता है। आमवाती संधि शोथ इंग्लिश में नाम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक प्रकार का कैसा रोग है, स्वप्रतिरक्षित रोग है। कौन सा, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र ने शरीर पे ही अटैक कर दिया है। इसके अलावा आगे देखिए, इसमें अगला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस जनित रोग है, और उस वायरस को जो है हेपेटाइटिस HPV भी कहते हैं। इस रोग के अंदर यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में कौन सा प्रभावित होता है, यकृत। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है मधुमेह प्रकार 2। अब आपको इसमें मधुमेह डायबिटीज के बारे में बताते हैं। डायबिटीज पहले देखिए दो प्रकार की, एक तो है डायबिटीज इंसिपिडस और एक है डायबिटीज
मेलाइटस। इसको हिंदी में कहा जाता है उदक में या उदर में। इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। ये किस हार्मोन के कारण होती है? एडीएच हार्मोन के कारण। एडीएच की कमी, या एडीएच का दूसरा नाम है वैसाप्रोसिन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, और ये ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो ये बात तो सारी हो गई किसकी? डायबिटीज इंसिपिडस की, जिसे उदक में या उदर में कहा जा रहा है। ये आपका कौन से हार्मोन की कमी की वजह से? एडीएच। इसी एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम है वैसाप्रोसिन, और किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। दूसरी जो डायबिटीज आप शुगर वाली सुनते हैं वो कौन सी है? डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, या कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। अब इस डायबिटीज मेलाइटस के दो प्रकार मिलेंगे। एक मिलेगा डायबिटीज टाइप 1 और दूसरी है डायबिटीज टाइप 2। इसमें फर्क देखिए। डायबिटीज टाइप 1, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और इंसुलिन हार्मोन जो है ये निकलता है हमारी अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास, यहां से निकलता है। इस टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता, शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि ये टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज अभी बताइए आपको, ऑटो इम्यून के अंदर शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी और वो शरीर पे, खुद के शरीर पे ही अटैक कर देती हैं, जबकि एंटीबॉडीज प्रतिजनी के विरोध बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें जो है एंटीबॉडीज पेनक्रियास पे अटैक करती है, अग्नाशय पे, और इंसुलिन बनने नहीं देती। और इंसुलिन नहीं बना तब डायबिटीज हो रही है, वो है डायबिटीज टाइप 1। ये अधिकतर कम उम्र में हो जाता है, और इस वाली डायबिटीज में पूरी जिंदगी भर इंसुलिन थेरेपी चलती है। इंसुलिन जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बाद उसको खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में से शर्करा को मेंटेन रखना। और नहीं ध्यान है तो ये देखिए, रक्त के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जितना ग्लूकोज आपको चाहिए उतनी तो आप ऊर्जा के लिए काम में ले लेते हैं। बाकी जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन दूसरा रूप चेंज करता है। रूप कौन सा है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन में चेंज करके कहाँ जमा कराता है? यकृत में। यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज स्टोर रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ स्टोर रहता है? यकृत में। जिस दिन जरूरत पड़ती है, और जरूरत किस दिन पड़ेगी? व्रत रख रहे हो या भूखे रह रहे हो, उस दिन पूरे दिन आपको ऊर्जा मिलती रहती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो आपने यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर कर रखा है, वो ग्लाइकोजन वापिस किस में बदलता है? ग्लूकोज में। उसको बदलने के लिए एक दूसरा हार्मोन है, वो कौन सा है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। अब यहाँ ध्यान रखिए, यदि इंसुलिन कम हो गया तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। ग्लूकोज शर्करा है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। ये वाली तो कैसी है? ऑटो इम्यून है। लेकिन ये वाली जो है टाइप 2 वाली, ये ऑटो इम्यून नहीं है। इसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करती। तो इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन इतना एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह अपनी चेंज करने पे यहाँ पे टाइप 2 जो है ये ठीक हो सकती है। और ये थोड़ा बढ़ती उम्र के साथ रोग होता है, बच्चों में भी हो रहा है यदि उनमें मोटापा बढ़ रहा है। तो ये कौन सा है? टाइप 2। और ये वाली कौन सी है? टाइप 1, जो कि कैसी है? ऑटो इम्यून। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा गया है कि मधुमेह प्रकार 2। तो प्रकार 2 ऑटो इम्यून नहीं है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है, तो मधुमेह प्रकार 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो है ये एक कृमि जनित रोग है। कृमि जनित रोग है, और उस कृमि का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है वुचेरेरिया। बैन फ्रॉक्टी, ये याद रखना है। बैन क्रॉफ्टी। ये सारा ही चला गया। इसमें ध्यान रखिए, स्पेलिंग है इसकी वुचेरेरिया बैन क्रॉफ्टी। ये चीज ध्यान रखनी है। ये कौन सा रोग है? फाइलेरिया।
फाइलेरिया एक कृमि जनित रोग है, कृमि का नाम बता दिया आपको। फाइलेरिया के अंदर हमारे शरीर का लसिका तंत्र प्रभावित होता है। जिस तरीके से रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वैसे ही उसका एक सहायक परिवहन तंत्र और होता है, वो कौन सा है? लसिका तंत्र, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये प्रभावित होता है और इसमें लिम्ब्स जो हैं, जैसे कि पैर है, इसकी साइज बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, एलिफेंट फीट भी कहा जाता है। पैर की साइज बहुत बढ़ जाती है। तो ये सभी रोगों के बारे में आपको बता दिया है। आत्मवर्ती संधि शोध जो है इसका आंसर है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस बता दिया, और कौन सा है? मधुमेह प्रकार 2। उसके बाद देखिए इसमें निम्नलिखित रोग में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग देखेंगे तो ब्लड कैंसर संक्रामक नहीं है। कैंसर कोई सा भी आ जाए संक्रामक नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर के अंदर होता क्या है? जो कोशिकाओं का विभाजन है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित रूप में होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, जिसके कारण ट्यूमर या गांठें बनती हैं। लेकिन ब्लड कैंसर के अंदर देखें तो गांठें नहीं, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी? WBC, इनका अनकंट्रोल्ड विभाजन होता है, यानी WBC की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, ब्लड बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर अस्थि, जांग की अस्थि, जो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। इस खोखली अस्थि के अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसे बोन मैरो बोलते हैं, या हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। अब यहाँ गड़बड़ होती है ब्लड कैंसर के अंदर, कहाँ गड़बड़ हो रही है? अस्थि मज्जा में। यहाँ पे ब्लड की कोशिकाएं ज्यादा बन रही हैं, और कौन सी कोशिकाएं ज्यादा बनती हैं? WBC। WBC का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, इसलिए WBC की संख्या ज्यादा बढ़ना ये रोग कहलाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकेमिया। अब इस रोग का जो इलाज है, इसमें कीमोथेरेपी वगैरह ये तो दी जाती है, लेकिन ये जो है बीमारी की जड़ कहाँ पे है? बोन मैरो में। तो इस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो क्या है? एक लिक्विड भरा हुआ है फीमर अस्थि के अंदर, तो यहाँ पे स्वस्थ बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये किस रोग में किया जाता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या तो लिखाएगा ब्लड कैंसर में, या उसका नाम लिखाएगा ल्यूकेमिया में। ये चीजें ध्यान रखनी है। हिंदी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को कहा जाएगा अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। अब उसके बाद अगला रोग देखिए कौन सा है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, हीमोफीलिया का जो विकृत जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? X क्रोमोसोम पे। और हीमोफीलिया के अंदर महिलाएं क्या होती हैं? वाहक होती हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, हीमोफीलिया रोग के अंदर रक्त का थक्का जो है देरी से जमता है, या रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका मतलब कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का बहाव बहुत देर तक होता है। इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप में महारानी विक्टोरिया की डिजीज थी, और वहां से पूरी वंशागति हो गई इस डिजीज की, उनके पूरे परिवार में थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अगला देखिए, इसमें अगला रोग कौन सा है? मधुमेह। मधुमेह के बारे में अभी पढ़ के आए कि मधुमेह रोग कैसा है? हार्मोनल बीमारी है। किस हार्मोन की कमी से हुआ है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और डायबिटीज की जितनी टाइप थी जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है वो सारा चार्ट आपको बना के बता दिया है। अब अगला रोग कौन सा है? टाइफाइड। अब ये मधुमेह रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। टाइफाइड रोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है संक्रामक रोग कौन सा है। तो इसमें ध्यान रखना है टाइफाइड रोग किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये जीवाणु जनित रोग है। आगे इसमें ध्यान रखेंगे टाइफाइड के लिए बुखारी चढ़ेगा इसमें, इसके लिए जो अलग से टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टाइफाइड की जो बुखार है इसके और भी नाम है, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना है इसे आंत्र बुखार भी कहते हैं। आंत्र बुखार के लिए इंग्लिश शब्द आता है आपका एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर। तो टाइफाइड जो है यदि अंग पूछा जाए कौन सा प्रभावित है? आंतें प्रभावित है। तंत्र पूछा जाए तो पाचन तंत्र इसके अंदर प्रभावित होता है। तो ये आपका पूरा चारों बीमारियों के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा है? टाइफाइड। ध्यान रखिए पाचन तंत्र से संबंधित जो भी रोग हैं उनका यदि माध्यम पूछा जाए कि किस माध्यम से फैल सकते हैं, तो वो दूषित भोजन या दूषित जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जितने भी पाचन तंत्र के रोग हैं, जो भी आपको पता चले श्वसन तंत्र का रोग है तो वो किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से। उसके बाद अगला देखिए, रक्तचाप को संतुलित रखने से किस रोग से बचा जा सकता है?
तो रक्तचाप यानी ब्लड का प्रेशर। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, ब्लड का प्रेशर, हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां। एक तो है धमनी, दो प्रकार की पाइप हैं जिसमें रक्त बह रहा है, और एक है शिरा, दोनों में रक्त बहता है। लेकिन धमनी की दीवार पे रक्त के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब बोल दो, इंग्लिश में इसको बीपी कहा जाता है यानी ब्लड प्रेशर, या रक्तचाप भी बोलते हैं। धमनी की दीवारों पे लगाया गया रुधिर द्वारा दाब क्या कहलाता है, रुधिर दाब। शिरा की दीवारों पे नहीं, बहता तो शिरा में भी है, दाब भी लगाता है, लेकिन शिरा की दीवारों पे इतना दाब नहीं लगाता कि उसको ढंग से माप सकें। इसलिए हम जो बीपी मापने का यंत्र है कौन सा, स्पिग्नोमैनोमीटर। ये स्पिग्नोमैनोमीटर जो है, इसमें इसका जो कपड़ा एक कफ आता है वो हाथ पे यहाँ बांधते हैं, यहाँ एक धमनी होती है, उस धमनी का नाम है ब्रेकियल धमनी, उससे नापा जाता है। तो ब्रेकियल धमनी से बीपी नापा जाता है। बीपी शिरा से ना नाप के धमनी से नाप रहे हैं, इसलिए परिभाषा में ये नाम देना है। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg मनुष्य के अंदर। अब इसमें ध्यान रखेंगे, यदि ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो धमनियाँ जो हैं उनका फटने का डर रहता है। हाथ पैर की कहीं फट जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदय जो है जिसमें 4 कोष्ठक हैं, इसमें भी धमनियाँ जो हृदय को रक्त सप्लाई कर रही हैं, उन धमनियों का नाम है कोरोनरी धमनी। क्या नाम है, कोरोनरी धमनी। और यदि कोरोनरी धमनी में यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, अब ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ेगा, यदि आप भोजन में अधिकतर संतृप्त वसा खा रहे हो, घी वगैरह खा रहे हो, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है और कोरोनरी धमनी जो है ये फट सकती है। और कोरोनरी धमनी फट गई तो हार्ट अटैक आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हृदय आघात। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रक्तचाप को यदि संतुलित रखोगे, बीपी नॉर्मल है, तो कौन से रोग से बचा जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो इम्यून रोग है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ऑटो इम्यून रोग में आपको वही ऑप्शन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वहाँ क्वेश्चन में आपको हिंदी नाम दे रखा था आमवाती संधिशोथ दे रखा था। संधिशोथ आपको संधि बताया था क्या होता है, जोड़ को कहते हैं, हड्डियों के जोड़ को। यहाँ पे आगे है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पूछा जाए तो ये कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग, इसमें क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिका, वैसे तो वो गोलाकृति की होती हैं, लेकिन इस रोग में हंसिया आकार की हो जाती हैं। सिकल जो है किसको कहा जाता है, हंसिया को कहा जाता है। तो हंसिया आकार की हो जाती हैं। आरबीसी का हमारे रक्त में मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तब क्या देखते हैं, रक्त का पूरे का काम होता है परिवहन करना। यहाँ पे आरबीसी किसका परिवहन करवाती है, ऑक्सीजन का। अब आरबीसी की सतह या शेप ऐसी हो गई तो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रोग कौन सा है आपका, सिकल सेल एनीमिया, और आनुवांशिक रोग होता है। एक रोग दे रखा है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक प्रगतिशील रोग है। प्रगतिशील यानी ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये अधिकतर ज़्यादा उम्र में होता है। अभी तक इसका फिक्स कॉज नहीं पता चला है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, कई बार देखते होंगे आप, उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं बूढ़े व्यक्तियों को, कोई चीज़ कहाँ रख दी है, कोई प्लानिंग करनी है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो उसका मस्तिष्क की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। वो रोग क्या कहलाता है, अल्जाइमर। अब उसके बाद इसके लिए हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि अल्जाइमर में अधिकतर कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं, क्रोसिन का यूज़ भी करते हैं, क्योंकि क्रोसिन जो है कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये आपकी न्यूरोप्रोटेक्टिव दवाई होती है, यानी नर्वस सिस्टम जो आपका तंत्रिका तंत्र उसको भी स्वस्थ रखती है। एक रोग है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग जो है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये भी एक आनुवांशिक रोग है। इस आनुवांशिक रोग में प्रभावित होने वाले दो तंत्र हैं मुख्य, एक तो है श्वसन तंत्र और एक है पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में जो भी हमारे शरीर में द्रव बनते हैं, जैसे श्वसन तंत्र में श्लेष्मा बनती है जो हमारी नासा गुहिका को, फिर आगे श्वसन नली को क्या रखती है, नम रखती है। पाचन में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं, जैसे कि आमाशय में जठरस निकल रहा है, छोटी आंत में पूर्ण पाचक रस निकल रहा है। तो ये ये जो रस निकल रहे हैं, इस आनुवांशिक रोग में ये रस गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं, और इतने गाढ़े या चिपचिपे हो जाते हैं फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, कि इनकी जो नालिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। श्वास नली जो है वो अवरुद्ध हो रही है, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। और
पाचन नली जो है वो भी अवरुद्ध हो जाएगी, जिसमें भूख लगना बंद हो जाएगा, भोजन का पाचन बंद हो जाएगा। तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है। कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग, नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये जो रोग लिखे हुए हैं इन सब का हमने वर्गीकरण कर लिया है। सिकल सेल आनुवांशिक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है? आनुवांशिक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस कौन सा है? ऑटोइम्यून रोग है, जिसके अंदर शरीर का जो शरीर की एंटीबॉडीज हैं वो खुद शरीर पे ही अटैक करती हैं। और रूमेटाइड अर्थराइटिस में किस पे अटैक करती हैं? स्वस्थ अस्थि जोड़ पे, अस्थियों की जो संधि है वहां पे करती है, इसलिए इसको गठिया जो है गठिया माना जाता है। लेकिन ये पूरा नाम क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्लूटेन मुक्त आहार किस रोग के लिए दिया जाता है? ग्लूटेन जो है गेहूं में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। अब एक रोग का नाम बता रहे हैं आपको, उस रोग का नाम है सीलियक रोग। सीलियक रोग, सीलियक डिजीज, हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है सीलियक। इसमें आपको ध्यान रखना है ये रोग भी फिर एक प्रकार का क्या है? ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी शरीर के प्रतिरक्षे ही शरीर पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि गेहूं का यदि ये जो प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन, यदि ये ग्लूटेन शरीर में जाता है तो शरीर क्या करेगा? रिएक्शन देगा। जिस व्यक्ति को ये रोग है शरीर रिएक्शन देगा, और रिएक्शन देने के बाद शरीर की जो छोटी आंत है उनको क्या कर देगा? डैमेज कर देता है। और छोटी आंत यानी पाचन तंत्र का हिस्सा गड़बड़ा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो होगा डायरिया, और उल्टी भी हो सकती है। तो उल्टी दस्त जो है बहुत ज़्यादा यदि हो रहे हैं, कौन सी रोग में हो सकते हैं? सीलियक में। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसका यदि टाइम पे ट्रीटमेंट इसका क्या है? ग्लूटेन मुक्त आहार देना पड़ेगा, यानी गेहूं उसके खाने से बंद करना पड़ता है। रोग कौन सा कहलाता है? सीलियक रोग। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा रोग रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? यह भी बताया था आपको कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है, जितना ग्लूकोज आपको चाहिए होता है उतना ग्लूकोज तो कोशिका में काम ले लिया जाता है, यानी जितनी ऊर्जा चाहिए। कोशिका में ग्लूकोज कैसे काम लिया जाता है? कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का दहन करता है, ऑक्सीजन मिलाता है, क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और एक ग्लूकोज का अणु जलता है तो कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। हमारे शरीर में ऊर्जा के अणु क्या होते हैं? एटीपी होते हैं। एक ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो एक अणु जलने पे कितने एटीपी मिलते हैं? 38। रक्त में बाकी ग्लूकोज पड़ा रह गया जिसकी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उसी ग्लूकोज को रूप चेंज करके ग्लाइकोजन में बदल देते हैं और कहाँ जमा कराते हैं? यकृत में। ये काम कौन करता है? हार्मोन इंसुलिन। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो रोग हो जाता है डायबिटीज, या बोलते हैं मधुमेह या ब्लड शुगर। ये कम हो गया तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ग्लूकोज जो है मीठी चीजों में पाया जाता है। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है। तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, किसके कम होने से? इंसुलिन के कम होने से। और इस रोग का नाम क्या है? मधुमेह। उसके बाद अगला देखिए, ये देखिए यहाँ सीलियक रोग भी लिखा हुआ है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। सीलियक रोग में कौन सी डाइट दी जाती है? ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इनका लेवल आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। इनके ऑप्शंस जो हैं इनको यदि एक एक करके पढ़ते हैं तो उनसे भी हमारे आगे संभावित क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। अगला है सुमेलित करें। ये रिट 2021 में आया हुआ है, इसमें आपको सुमेलित करके ही दिया है ताकि याद रखें इसको। मलेरिया जो है, मलेरिया का जो कारक है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ, परजीवी है। और इसका वाहक जो है, मलेरिया का वाहक, ये तो कारक है, वाहक कौन सा है? मच्छर है। और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफेलिस। आगे इसमें ध्यान रखना है, मलेरिया की जो दवाई होती है उसका नाम है क्विनेन। क्विनेन दवा जो है किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है
उसमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सिनकोना वृक्ष। तो ये मलेरिया से संबंधित जानकारी हो गई। अगला है अमीबिएसिस। अमीबिएसिस जो है ये किससे हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका से। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें आंत्र प्रभावित होती है, आंत्र प्रभावित हो रही है यानी पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसको पेचिस भी कहा जाता है। और इसमें भी ये दस्त वगैरह होना या फिर शरीर का निर्जलीकरण होना वो सब होगा। आगे देखिए क्षय रोग। क्षय रोग जिसको हम टीबी भी कहते हैं, टीबी को काक रोग भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर जो जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी के लिए जो टीका लगता है, जन्म के समय ही टीका लगता है, उस टीके का नाम है बीसीजी का टीका। बीसीजी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। टीबी यदि हो जाती है तो उसके निवारण के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है, उसका नाम है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। तो ये जो प्रोग्राम है किसके लिए चला रखा है? टीबी के लिए। अगला रोग है हैजा। हैजा रोग को इंग्लिश में बोला जाता है कोलेरा। कोलेरा रोग जो है इसका जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेराई। इसमें भी उल्टी दस्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्या प्रभावित हो रही है? आंत। तंत्र कौन सा प्रभावित हो रहा है? पाचन तंत्र। तो पहले तो इसमें आप जब भी पूछा जाए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक तो रोग का कारक पूछा जा सकता है, दूसरा कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, तीसरा माध्यम पूछा जा सकता है कि किस माध्यम से ये रोग होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, थोड़े बहुत भी यदि आपको लक्षण पता होते हैं तो उससे आप उसका अंग पता कर सकते हो। जैसे उल्टी दस्त हो रहे हैं, इसका मतलब आंतें प्रभावित हो रही हैं। तंत्र कौन सा प्रभावित हो गया? पाचन तंत्र। और जो भी पेट से संबंधित रोग है वो किसके माध्यम से फैलेंगे? या तो दूषित भोजन या दूषित जल के माध्यम से। हैजा रोग में डायरिया ज्यादा होने से शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, और निर्जलीकरण में वापस पुनः जलीकरण के लिए किसका घोल दिया जाता है? ओआरएस का। तो ये आपके डायरेक्ट सुमेलिती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, अमीबाइसिस के लिए है एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्षय रोग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और हैजा जो है उसका जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेराई। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो फंगस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कवक। कवक जनित रोग जो हैं अधिकतर स्किन को अफेक्ट करते हैं। इसमें ध्यान रखिए ब्लैक फंगस रोग जो है इसके लिए फंगस का नाम है म्यूकर। क्या नाम है? म्यूकर। ब्लैक फंगस में त्वचा प्रभावित होती है। बाकी इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, यदि त्वचा फेफड़े ये सब प्रभावित होते हैं, इसके लिए जो दवाई दी जाएंगी वो एंटी फंगल दवाई होंगी। एंटीबायोटिक्स इसके विरोध में काम नहीं करेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो पहली बात तो जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है जूनोटिक रोग वे होते हैं जो जानवरों से किस में फैलते हैं? मनुष्य में। तो कोई भी रोग जो जानवर मनुष्य दोनों में फैल रहा है वो कौन सा आपका जूनोटिक रोग है। अब इसमें कौन सा दे रखा है? पहला म्यूकोर माइकोसिस। म्यूकोर माइकोसिस अभी पीछे पड़ के आए, कौन सा है? ब्लैक फंगस रोग है। ब्लैक फंगस रोग ज्यादातर उनको होता है जिनका प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है? कमजोर होता है। अब यहाँ देखिए बाकी ये जो 3 रोग हैं, इन रोगों के बारे में आप पढ़ेंगे। तीनों में ही कोई ना कोई जानवर जरूर मिलेगा। जैसे सबसे पहला है प्लेग। प्लेग की यदि बात करें तो प्लेग रोग जो है इनका वाहक है चूहों पर पाया जाने वाला पिस्सू। एक छोटी सी मक्खी सी होती है, चूहों पे पाया जाने वाला पिस्सू। पहले प्लेग से प्रभावित संक्रमित कौन होते हैं? चूहे। चूहे को ये पिस्सू काटता है। काटने के बाद जो प्लेग का कारक है, प्लेग का बैक्टीरिया है, वो किस में आ जाता है? पिस्सू में। यही पिस्सू जब मनुष्य को काटता है, संक्रमित पिस्सू मनुष्य को काटता है, तो मनुष्य को क्या हो जाता है? प्लेग हो जाता है। यहाँ वास्तव में वाहक कौन है? ये पिस्सू है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेग का वाहक बताइए, तो हो सकता है ऑप्शन में खाली चूहा लिखा जाए, या फिर क्या लिखा आएगा? रेड फ्लीस, यानी चूहे पे पाए जाने वाले पिस्सू। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लीस। इसका कारक कौन है? जीवाणु है। और वो जीवाणु
चूहों से उठा के मनुष्य तक किसने पहुंचा दिया? पिस्सू ने। इस रोग में जो है पहली बात तो मृत्यु भी होती है, दूसरी चीज स्किन जो है काली पड़ जाती है, त्वचा बिल्कुल काली हो जाती है। इसलिए इस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ब्लैक डेथ भी बोलते हैं या बोल दो काली मृत्यु। उसके बाद आगे इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत पुराने समय में यूरोप और एशिया में हुई थी। यूरोप की लगभग 1/3 जनता जो है इस रोग से खत्म हो गई थी। किससे? प्लेग से। इसलिए भी इसको काली मृत्यु कहा जाता है। उसके बाद देखिए रेबीज। रेबीज में आपको ध्यान रखिए संक्रमित कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़, बैट, इनकी लार में, लार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, उसके अंदर इसका जीवाणु जो है वो पाया जाता है। रेबीज जो वायरस है, विषाणु, वो इनकी लार में पाया जाता है। और यदि ये संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, ये बैट जो है जब काट लेते हैं तो इनके संक्रमण से सीधा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, यानी मस्तिष्क प्रभावित होगा। और मस्तिष्क प्रभावित होने से मांसपेशियों में जकड़न आना, और जो इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है पानी से डर लगना। पानी से डर लगना इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, जल आतंक। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो शब्द किससे संबंधित है? पानी से। फोबिया का मतलब होता है डर। एक होता है फोनोफोबिया, फोन पे बातचीत करने से डर लगता है, वो है फोनोफोबिया। एक आप और नाम सुनेंगे, उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया यानी फूलों से डर। ये फोबिया का मतलब होता है डर। तो रेबीज के अंदर, रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से, क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है। अगला रोग देखिए इसमें, अगला रोग कौन सा है? सारस। सारस भी एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब जानवरों में होती है, और इसमें ध्यान रखना है जो हम ज़्यादा पालतू पशु पालते हैं उनसे हो सकती है। ये सारस की फुल फॉर्म यदि देखें तो इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर यानी घातक है, एक्यूट, एक्यूट किसका विपरीत होता है? क्रोनिक का। कोई बीमारी बिल्कुल कम समय के लिए होती है तो वो कौन सी कहलाती है? एक्यूट। लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है उसे क्या बोलते हैं? क्रोनिक बोलते हैं। तो ये अचानक होती है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना अचानक होता है, और उसका जो बीमारी का टाइम है वो बहुत कम होता है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो लंबे समय तक चल सकती है, तो वो तो होती है क्रोनिक बीमारी। और जो अचानक हुई, अपने सिम्टम दिखाने लग गई, वो कौन सी होती है? एक्यूट। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ये सार्स बीमारी जो है ये भी वैश्विक महामारी के रूप में 2002 में चीन में दिखाई दी थी पहले, और इसी का फिर इसके जो वायरस का नाम रखा था वो SARS-CoV-1 रखा था, और इसी का एक दूसरा रूप आया 2019 में, और वो कौन सा था? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, तो ये तीनों जो बीमारियां हैं, प्लेग में चूहा आ गया, रेबीज में कुत्ता, बिल्ली, ये बैट आ गए, यहाँ क्या बताया? पालतू पशु वगैरह हैं वो आ गए। तो ये सारे तो कौन से हैं? जूनोटिक डिजीज हैं। लेकिन ये जो म्यूकर माइकोसिस है, जो ब्लैक फंगस है, ये रोग आपका जूनोटिक डिजीज नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस वाला। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है कोरोना वायरस है। अब पहले तो आपको वायरस की संरचना बता देते हैं। जब हम रोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों में आता है। उनके लिए कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जो आपको बताई जाएंगी। अब ध्यान रखिए, जीवाणु जो है पूछा जाए तो एक कोशिकीय जीव है, यानी पूरा जीव जो है कितनी कोशिका का बना हुआ है? एक कोशिका का। कोशिका के अंदर सारी चीज़ें हैं, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी चीज़ें मिलती हैं। मनुष्य कैसा है? बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, विषाणु अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय, अकोशिकीय का मतलब कोशिका वाली चीजें है नहीं इसमें, केंद्रक वगैरह ये सब कुछ नहीं है। इसकी संरचना बिल्कुल सिंपल सी होती है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे सरल जीव कौन सा है? तो सबसे सरल जीव विषाणु है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दो प्रकार की न्यूक्लिक एसिड हैं, ये केंद्रक में पाई जाती हैं क्रोमोसोम के अंदर। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं इनमें से कोई सी भी या तो डीएनए मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा? आरएनए।
और बाहर एक प्रोटीन का कैप्सूल मिलेगा, इस कैप्सूल को बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर न्यूक्लिक अम्ल है, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए। इतनी सिंपल संरचना होती है, इतने में विषाणु कंप्लीट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति में सबसे सरल जीव कौन सा है? विषाणु। विषाणु कैसे होते हैं? अकोशिकीय, क्योंकि कोशिका वाली कोई चीजें उसमें नहीं है, केंद्रक वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं होती। अब कोरोना वायरस की बात पूछी जा रही है कि कोरोना वायरस में जो है क्या पाया जाता है, डीएनए है या आरएनए है? तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, एक रज्जु की आरएनए। डबल स्ट्रैंड होते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? द्विरज्जु की। तो आरएनए मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, आरएनए वाले जो वायरस हैं उनका नाम होता है रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस जो हैं इनमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बार बार होता है, ये अपना रूप चेंज करते रहते हैं, इसीलिए ऐसी बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो बनना मुश्किल होती हैं। तभी कोरोना का जो है अभी तक कोई फिक्स इलाज नहीं आ पाया। उसका कारण क्या है? ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं, कोई भी दवाई टेस्ट करते हैं उतने में अपना रूप चेंज कर रहे हैं, तो दवाई इसको टारगेट नहीं कर पाती है। कौन से वायरस है? रिट्रोवायरस। ऐसा सेम केस आपको देखने को मिल जाएगा एड्स का। एड्स में अभी तक दवाई नहीं आ पा रही है, क्योंकि एड्स का भी जो वायरस है वो कैसा है? रिट्रोवायरस है। इनके लिए जो दवाइयाँ देती हैं उनका नाम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल, लेकिन ये इतनी अभी प्रभावी नहीं है, क्योंकि दवाई जब उस वायरस को ढूंढती है तो वायरस अपना रूप क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, छुप जाता है। आगे देखिए, कोलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो पहली बात तो कोलीफॉर्म जीवाणु जो है मनुष्य के लिए लाभदायक जीवाणु है, और कोलीफॉर्म जीवाणु मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। और इसमें से एक उदाहरण आप लोग पढ़ते भी हैं, कौन सा है? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु जो हमने विटामिन में पढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, ये जीवाणु मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, लेकिन ये और क्या काम आ सकते हैं? यदि ये जीवाणु पानी में मिल गए, पानी में मिल रहे हैं इसका मतलब आंत से, यदि खुले में शौच की प्रवृत्ति है तो आंत से मल के रूप में ये पानी के अंदर गए हैं जीवाणु। तो जल में यदि ये जीवाणु मिल रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि जल कैसा है? प्रदूषित है, और उसमें और प्रकार के बहुत सारे पैथोजन हैं। पैथोजन यानी रोग के कारक हैं। तो जल प्रदूषण का संकेत पूछा जाए, संकेतक या इंडिकेटर पूछा जाए, तो कौन से जीवाणु हो सकते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलीफॉर्म जीवाणु यदि जल में उपस्थित है तो किसका संकेत है कि जल प्रदूषित है, उसमें और प्रकार के रोगाणु भी हैं। उसके बाद आगे देखिए, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ नाम से देखिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। टिटेनाई यानी ये टिटनेस का जीवाणु है। टिटनेस रोग जो है इसके अंदर खुला जो कट होता है जिसमें बहता खून होता है उसके थ्रू ये शरीर में प्रवेश करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। और इसका जीवाणु मिट्टी और जंग लगी हुई लोहे की वस्तुओं में पाया जाता है। इसमें प्रभावित कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से मांसपेशियों में जकड़न आती है और शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हमारे गांव में इसको धनक्याबाय कहते हैं। आगे ध्यान रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये नाम से पता चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का बैक्टीरिया है। टीबी के बारे में पूरा पढ़ लिया हमने। टीबी के लिए टीका तो लगेगा बीसीजी का, और यदि टीबी हो गई है तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम चला रखा है? डॉट्स चला रखा है। आगे है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये नाम से फिर पता चल रहा है इंग्लिश नाम है लेप्रोसी। लेप्रोसी किस रोग को कहा जाता है? कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग में त्वचा प्रभावित होती है, सफेद चकत्ते बन जाते हैं और त्वचा वहां से बिल्कुल सुन्न हो जाती है, यानी वहां की तंत्रिका कोशिका भी खत्म हो जाती है। और कुष्ठ रोग से संबंधित जो इलाज चला रखा है या जो अभियान चला रखा है वो है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। टीबी के लिए डॉट्स है और कुष्ठ रोग के लिए है MDT। लास्ट में बचा विब्रियो कोलेराई। अब फिर इसका आपको इंग्लिश नाम ध्यान होना चाहिए। हैजा को क्या कहा जाता है? कोलेरा। तो इसका जो जीवाणु है वो कौन सा है? विब्रियो कोलेराई। और फिर ये पाचन तंत्र यानी आंतों को प्रभावित करता है, और इसमें भी डायरिया ज़्यादा होता है और शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, प्रोबायोटिक क्या होते हैं? तो क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रोबायोटिक आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के लिए लाभकारी जीवाणु होते हैं। अब बहुत से जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, सभी जीवाणु हमें रोग नहीं फैलाते। जैसे उदाहरण लीजिए, दही के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। दूध से जब दही बनाते हैं तो वो जावण में हम क्या डाल रहे हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही डाल रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, पाचन तंत्र को ये सुधारता है।
तो आप देखते होंगे पाचन तंत्र यदि कई बार गड़बड़ा जाता है, डायरिया हो रहा है, तो उसको क्या खिलाया जाता है? दही खिलाया जाता है। बाकी भी हमारे खाने में कई खमीर उठने वाली चीज़ें, जैसे कि इडली या डोसा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या उठ रहा है? खमीर उठ रहा है। खमीर उठने का मतलब है उस घोल को बर्तन में रख के और ढका जाता है। ढकने से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसे बोलते हैं खमीरीकरण। खमीरीकरण, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है फर्मेंटेशन। एक नाम और लिया जाता है किण्वन। इस विधि से इसमें लाभकारी जीवाणु या ईस्ट जो है वो पनपते हैं, जो हमारे शरीर में किसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक है? पाचन तंत्र को। तो ये जो है, ये वाले जो पदार्थ हैं लाभकारी जीवाणु, इन्हें बोला जाता है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक में सबसे बढ़िया जो फूड है वो कौन सा है? दही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रोबायोटिक की सारी बातें आपको बता दी हैं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला देखिए, इसमें ऑन्कोजीन्स का संबंध किससे है? अब ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन शरीर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जीन हैं जो कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, ऑन्कोजीन से पहले एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ये वाले जीन बिल्कुल स्वस्थ हैं, और ये कोशिका का जो विभाजन है, ये कोशिका का विभाजन बिल्कुल नियंत्रित कराते हैं, कंट्रोल्ड विभाजन होता है। लेकिन इन जीन्स में मान लीजिए उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो गया, गड़बड़ा गए ये जीन। इस म्यूटेशन से कौन से जीन बन जाते हैं? ऑन्कोजीन। और कोशिका विभाजन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? अनियंत्रित। और अनियंत्रित विभाजन से शरीर में ट्यूमर या गांठें बनती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या हो रहा है? कैंसर। तो ये ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। अब इस ऑन्को शब्द से और भी ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछा जाए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कैंसर से संबंधित अध्ययन है, वो कौन सा है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट पूछा जाए तो किससे संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? कैंसर से संबंधित। तो ऑन्को शब्द किससे संबंधित हो गया आपका? कैंसर से। उसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम, किस कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ध्यान रखिए, प्रदूषित जल है, उसमें यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, तो यदि ऐसा जल जो है गर्भवती महिला ज़्यादा यूज में ले रही है, तो उनमें जो शिशु है उसके अंदर हृदय विकार होने की संभावना है। हृदय में विकार यानी हृदय में छेद रह सकता है। हृदय में छेद का मतलब है हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, उस कोष्ठक में यदि देखें तो यहाँ वाला जो भाग है वो कहलाता है, यहाँ वाला है दायां भाग और ये वाला है बायां भाग। बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला, और इसका जो दायां भाग होता है ये वाला, इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब है उस रक्त में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यदि हृदय में छेद रह गया तो ये अशुद्ध रक्त किस साइड जाएगा? शुद्ध वाली साइड। और इस बाएं भाग से रक्त पूरा कहाँ पहुंचाया जाता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में। तो इसमें ध्यान रखिए, अशुद्ध यानी नीला वाला रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं में जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। तो ऑक्सीजन कम होने से रक्त का रंग कैसा रहता है? नीला। और ये यदि शरीर में पूरे में पहुंच रहा है तो शरीर का कलर नीला हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको साइनोसिस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर का रंग कैसा होना? नीला होना। तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। अगला सेम ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण कौन सा है? नाइट्रेट। अब आगे दो और देखिए, इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैडमियम लिख रखा है, कैडमियम एक भारी धातु है, यदि ये जल के अंदर यूज हो रही है तो रोग होता है, उसका नाम है इटाई इटाई। और इटाई इटाई रोग जो है ये गुर्दे से संबंधित रोग है। इसमें गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? इटाई इटाई। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा है आपका? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, संकेत है Hg। यदि प्रदूषित जल में इसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसका रोग का नाम है मिनामाता रोग। ये मिनामाता शहर जो है जापान का शहर है, उसे लिया गया है। अब ध्यान रखिए,
ये जो है पारे की अधिकता मनुष्य में कैसे होगी? तो प्रदूषित समुद्र यदि प्रदूषित है तो उसके अंदर ध्यान रखेंगे मछलियां जो हैं, मछली प्रदूषित हो सकती है। मछली के शरीर में किसकी अधिकता हो सकती है? पारे की। तो या तो हम प्रदूषित जल पिए जिसके अंदर पारा है, या फिर प्रदूषित मछली खाएं तो कौन सा रोग हो सकता है? मीनामाता रोग हो सकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मीनामाता रोग जो है, या फिर इस पारे के प्रदूषक प्रभाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संधि की गई है, उस संधि को कहा जाता है मीनामाता संधि। तो मीनामाता संधि है वो किससे संबंधित है? पारे से संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है HN। इन्फ्लुएंजा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कई प्रकार के होते हैं, H1N1, एक होता है H5N1। ये इन्फ्लुएंजा, ये वाले रोग जो हैं किससे संबंधित हैं? बर्ड फ्लू से। तो इनके जो वाहक हैं वो कौन है? बर्ड्स हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, बर्ड फ्लू जो है इनको वाहक नहीं, इसमें रोगी हैं, ये है एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, क्योंकि पक्षियों को क्या कहते हैं? एव्स कहते हैं, तो इसे एवियन इस तरीके से हिंदी में भी लिखा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मुख्य कारण क्या है? पहली बात तो ये श्वेत फुफ्फुस कैंसर जो है, हिंदी में नाम हो गया फुफ्फुस यानी लंग्स, व्हाइट लंग डिजीज या व्हाइट लंग कैंसर। पहली बात तो ये कैंसर नहीं है, ये फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। ये इससे होती है, एस्बेस्टोस एक प्रकार का खनिज है, रेशेदार खनिज है, जो भवन निर्माण में या बहुत प्रकार की आपकी जो है तापरोधी चीजें बनाने के लिए काम आता है। क्या आता है? एस्बेस्टोस। यदि यहाँ कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम कर रहा है तो एस्बेस्टोस के जो रेशे हैं वो इनहेलेशन यानी सांस के द्वारा क्या हो रहे हैं? अंदर जा रहे हैं फेफड़ों में, और फेफड़ों के अंदर जो है ये जमता जा रहा है। और एक्सरे में यदि देखेंगे तो एक्सरे में फेफड़ों में सफ़ेद सफ़ेद चकते आते हैं बड़े बड़े, इसलिए इसको कहा जाता है श्वेत फुफ्फुस कैंसर। तो पहली बात तो ये कैंसर नहीं है, एस्बेस्टोस से होने वाली फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। उस बीमारी का नाम होता है एस्बेस्टोसिस बोला जाता है, एस्बेस्टोसिस। और व्हाइट लंग कैंसर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फेफड़ों के ऊपर बिल्कुल सफ़ेद चकते दिखाई दे रहे हैं एक्सरे के अंदर। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। आगे देखिए, डैश डाइट किस रोग में उपयोगी है? डैश डाइट जो है इसकी फुल फॉर्म देखिए आप, ये है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सीटी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 2023 में, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब आप क्या क्या देख सकते हैं? एक तो डाइट की बात की जा रही है और एक हाइपरटेंशन की बात की जा रही है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है? उच्च रुधिर दाब को। रुधिर दाब यदि 120/80 से ऊपर हो गया तो उसको कम करने के लिए जो डाइट हमें, जिस डाइट की सलाह दी जाती है, जो अप्रोच में लाई जाती है, वो डाइट क्या कहलाती है? डैश डाइट कहलाती है। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म बन रही है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें कम नमक का खाना, या फिर देखेंगे फ्रूट्स की बात की जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो भी कम किए जाते हैं, फैट्स जो हैं यानी वसा है उसको भी क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है जठरशोथ, यकृत सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, यानी हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो डाइट देते हैं उसे क्या कहते हैं? डैश डाइट। इससे पहले हमने देखी थी, कौन सी थी? ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट कौन से रोग में दी जाती है? सीलियक रोग में। सीलियक रोग एक प्रकार का क्या था? ऑटो इम्यून डिजीज थी, जिसमें यदि ग्लूटेन जो प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है वो हमने ग्रहण कर लिया है तो इस रोग में वो रिएक्शन होगी और किसको खत्म करेगा? हमारी छोटी आंत को। तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज आपको बताई हैं जिसमें शरीर खुद को ही खत्म करता है, शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी शरीर पर अटैक कर देती हैं। डेंगू से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें ध्यान रखना है, डेंगू जो है, डेंगू का यदि मच्छर पूछा जाए तो उसका नाम है एडिस इजिप्टी। और वायरस कौन सा है? डेंगू वायरस। ये सीधा किसको प्रभावित करता है? यकृत को। और यकृत को प्रभावित करने से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जो रक्त के अंदर है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, और यदि ये कम हो गए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और शरीर के अंदर ही अंदर रक्त बहता रहता है। रक्त का बहना कहलाता है हेमरेज, और ये आंतरिक रुधिर स्राव होता है। आंतरिक रुधिर स्राव कैसे पता चलता है? शरीर पे लाल लाल चकते बन जाते हैं। वो चकते किस लिए? आंतरिक रुधिर स्राव हो रहा है, शरीर में प्लेटलेट्स क्या हो चुकी हैं? कम हो चुकी हैं। इसलिए इस बुखार को
हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमरेजिक फीवर, या फिर इसको पित्त ज्वर भी कहते हैं। तो ये देखा आपने, डेंगू मच्छर इसका वाहक है, एडीज इजिप्टी, यकृत प्रभावित हो रहा है, वायरस है कौन सा? डेंगू वायरस, और प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये किसका कारक है? टाइफाइड बीमारी का। टाइफाइड को और क्या कहा जा रहा था? मियादी बुखार था, या फिर इसे कहा जा रहा था आंत्र बुखार, या इसे बोल रहे थे एंट्रिक फीवर। और इसके अंदर प्रभावित होने वाला अंग है वो है आंतें, यानी पाचन तंत्र। इसका यदि माध्यम पूछा जाए तो दूषित भोजन या दूषित जल। और ये किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। तो अब इसमें देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने किए हैं। ये सीरीज आपकी चालू रहेगी, डेली आपको PYQs जो हैं यहाँ पे व्याख्या सहित हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।